डेटा एनालिस्ट इन 3 months, 10 LPA इन 6 months। आप देखते हो सोशल मीडिया में कितना रियलिस्टिक है। तो 2-3 महीने तो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में ही निकल जाते हैं। आपके हिसाब से कितना समय चाहिए हमें? प्रैक्टिकल टाइम बताऊं तो आप इजीली 6 मंथ के अंदर में अपने प्रोजेक्ट के साथ रिज्यूमे रेडी हो सकते हैं। बट उसके बाद आपकी स्किल और आपकी डेडिकेशन, आपने प्रोजेक्ट कितने डिफरेंट बनाए और उसे अगर आप भी यूट्यूब के कोई प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो तो सर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना HR के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी रोल्स हैं, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, आपको लगता है आपका रोल सेव है? AI तो सर अभी हर जगह है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक्सेल, SQL, पावर BI और पाइथन आपको डेटा एनालिस्ट बना देगा, शायद बना देगा, लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है तो AI के बिना तो सर पॉसिबल नहीं। संडे को आप होम्योपैथिक क्लिनिक में जाया करते थे, 250 रुपए मिलते थे। भाई इतनी कम उम्र में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप पढ़ रहे हो, अभी क्लास 10th में हूँ। तो क्या होता था कि जो मेरी मम्मी है, मम्मी को मैं बोलता था मम्मी थोड़ा सा ट्यूशन फीस दे दो, टीचर्स को देनी है, तो मम्मी थोड़ा दिन लगा देती थी, जैसे कि कल दूंगी। तो उन सब चीज़ों से जब गुजरा तो संडे को मैं जाता था वहाँ पे और मेरे को 250 रुपीज़ मिलते थे। उससे मेरी 200 रुपये की 2 ट्यूशन फीस निकल जाती थी और बाकी मेरा पॉकेट मनी हो जाता था। मुखर्जी नगर गया, वहाँ पे मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। पहला अटेम्प्ट दिया अपना UKPSC का। उस टाइम पे सर कट ऑफ गई थी 101 और मेरे थे 100.75, तो केवल 0.25 उतने से मेरा प्रीलिम्स रुक गया। जो लोग 3 साल 4 साल गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते रहते हैं, 22 के हैं, 28 के हो गए हैं, लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपने ज्यादा समय नहीं दिया, आप निकल लिए। फिर अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और चीज के लिए भी है, तो अगर आप 2 घंटे निकाल के अपना साइड से SQL, एक्सेल, पाइथन इसको करने लग जाओगे तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक बैकअप पूरा रेडी होगा। गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब? अभी के लिए कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन हाँ अगर UPSC होता तो गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली। एक्सेल और सिक्वल? सर SQL। सिक्वल और पाइथन? अगेन सर पाइथन। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर? डेफिनेटली डेटा इंजीनियर। डिग्री और स्किल्स? डेफिनेटली स्किल्स। हाई सैलरी और फास्टर लर्निंग? लर्निंग पहले, क्योंकि अगर आपको लर्निंग आती है, आपको अच्छे टूल्स आते हैं, तो सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और लक? जिंदगी में हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बट मिलता वही है जो हम डिजर्व करते हैं। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, इनकी जर्नी आपको बहुत बहुत इंस्पायर करने वाली है। आप बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे ये नॉन टेक से टेक में आए। उत्तराखंड के एक रिमोट विलेज से ये आते हैं जहाँ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, फिर भी अपने आप पे काम किया। हिंदी बैकग्राउंड से थे, अपने इंग्लिश पे काम किया, गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ गए, UPSC की प्रिपरेशन करी, वहां सक्सेस नहीं मिली, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, टेक का कोई भी आइडिया नहीं, संडे टू संडे एक जगह काम करते थे, वहां से इनको 250 रुपीज मिलते थे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहां पे 0.25 मार्क्स से रह गए। वो सपना टूटा, आगे बढ़े, कैसे टेक में अपनी जगह बनाई, कैसे IT में आए, वो आज आपको इस पॉडकास्ट में डिटेल में जानने को मिलेगा। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो भी है दिल से है। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बस ईयरफोन लगा लो, पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना। आप बहुत इंस्पायर होंगे और आप रिलेट करेंगे अपनी जर्नी से भी जहां आप अभी हैं। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसे और पुश करेगा और ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। बाकी अगर आप भी पॉडकास्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो कहूं भाई यहाँ पे ईमेल करो, मैं मेरे टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ एक बहुत अच्छा एपिसोड शूट कर रहे होंगे। और अगर आप अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिसोर्सेज मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए जी बात करते हैं गौरव से, आज मजा आने वाला, आप बहुत कुछ सीखेंगे। हाय गौरव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट टुडे आई एम हियर। थैंक यू सो मच यार, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, आपको आना तो था ही। यस सर, डेफिनेटली। सो आज हम जानेंगे भाई आपकी नॉन टेक से टेक की जर्नी, जो इतनी आसान नहीं थी जो आज लगती है। आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, उसमें लगे रहना, वहाँ से टेक में आना। अब 2026 में हम आ गए हैं, IT इतना ईजी नहीं है, जॉब क्रैक करना हो या इंटरव्यू क्रैक करना हो, उन सब पे मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। पर थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से आते हैं हमारी ऑडियंस को, और आज बहुत सारे सवाल हैं आपसे जो आज हम बात करेंगे। प्लीज़ ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से आता हूँ। सो बेसिकली सर मेरी जर्नी थोड़ा अलग है, तो मैं आज आपको शेयर करता हूँ। तो मैं अल्मोड़ा के एक ऐसे विलेज से आता हूँ जहाँ अभी तक रोड नहीं है, और आज तक अभी तक भी सर वहाँ रोड नहीं है। और अगर हमें एक छोटी सी चीज़ भी लेनी है या फिर हमें कहीं ट्रैवल करना है तो 1 घंटे का पहले हमें ट्रैक करना है, तब जाके वहाँ पे फिर बसेस नहीं है, फिर हमें या तो कोई टैक्सी करनी है या फिर टैक्सी का वेट करना है जो पैसेंजर वाली होती है। तो उस रीजन से मैं जनरली आता हूँ और अभी मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ और मुझे ओवरऑल 4+ ईयर का भी एक्सपीरियंस है। और साथ में अभी मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और बहुत सारी स्किल सीख रहा हूँ और आगे ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा भाई, बट इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, इतना आसान नहीं रहा होगा। पहाड़ों से शहर तक पहुंचने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा। तो स्कूलिंग आपकी कैसी रही? ओके, सो सर मेरी जो इनिशियल की स्कूलिंग थी वो पहाड़ों में ही रही। अच्छा। और मेरी जर्नी का एक पार्ट होता था कि 1 घंटे का ट्रैक आना और 15 मिनट का नीचे जाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम हमेशा दौड़ के ही जाते थे क्योंकि जैसे ही छुट्टी हो तो हर किसी को भागना होता था, तो नंबर लगता था। पहला मोस्टली एक कोई मनीष था वो आता था और दूसरा मैं आता था। तो इस तरीके से हमारी वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई थी और पूरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था और सरकारी स्कूल थे।
तो देन उसके बाद 12th के बाद मुझे थोड़ा बहुत हुआ कि अब मुझे IIT JEE मेंस कुछ करना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। देन अपना वही BSc मैंने स्टार्ट किया और करंटली मैं यहाँ पे हूँ। तो आपने बीएससी मैथमेटिक्स में किया है? ये यस सर, वो जनरली शोभन सिंह जीना कैंपस, वो भी गवर्नमेंट ही यूनिवर्सिटी थी, और वहाँ से मैंने अपना BSc किया हुआ है। और मास्टर आपने अभी कंप्लीट किया है? मास्टर सर मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया, और इसके पीछे भी मेरी इंस्पिरेशन जो था, एक मेरे से 8-10 साल छोटा बच्चा ही था। कैसे? एक्चुअली में क्या था सर, जब मैं वर्किंग प्रोफेशनल था इन अ नॉन टेक बैकग्राउंड, तो वहाँ पे एक अभिषेक था, वो एक पार्टी में आया हुआ था। वो बोला कि मैं MCA ऑनलाइन करूँगा। तो मुझे लगा यार MCA ऑनलाइन कैसे हो जाएगा, ये तो रेगुलर डिग्री होती है, इसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा। तब जाके घर आया, सर्च किया, तो पता चला कि लॉकडाउन के टाइम पे UGC ने ऑनलाइन को रेगुलेट कर दिया था कि ये रेगुलर के बराबर ही डिग्री होगी और आप ऑनलाइन कर सकते हो। वहाँ से माथा ठनका, और फिर MCA मुझे करना ही था आफ्टर BSc भी, लेकिन तब कुछ फैमिली रीजन थे या जो भी था, हो नहीं पाया। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और फाइनली 8.7 CGPA और MCA कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस सर। मतलब मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जब आप पहाड़ों में थे, जो माइंडसेट था, फिर धीरे धीरे आपने वो डेवलप किया। डेफिनेटली। हालांकि अवेयरनेस इतनी नहीं थी। अवेयरनेस सर कुछ भी नहीं थी, और मैं अपने आप को ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैंने ना बहुत सारी चीज़ें लोगों से ही सीखी है। जैसे किसी के मुंह से सुना कि यार IIT करना है, तो पता चला कि होता क्या है, घर गया, सर्च किया, देखा, तो पता चला अच्छा ये तो मेरे को सूट कर सकता है, क्योंकि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर बहुत था। राइट। पापा को बोलता था पापा कंप्यूटर ले, तो लेकिन पापा हाँ तो बोल देते थे, लेकिन वो आया नहीं कभी। तो पापा वैसे आपके गवर्नमेंट जॉब में है और प्राइवेट सेक्टर में है? सर वो थोड़ा सेमी गवर्नमेंट टाइप के हैं। ओके, वो एक ओके। GDS में जो पोस्टमैन की जॉब होती है वो करते हैं। तो वो है तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट टाइप ही, Semi government है। हाँ, लेकिन सैलरी के मामले में उतना कुछ नहीं। तो फिर थोड़ा सा फाइनेंशियली चैलेंजेस रहे होंगे आपको? बहुत ज़्यादा सर। तो लेकिन वो फाइनेंशियली जो चैलेंजेस थे, मैं मानता हूँ कि वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में काम किया। उससे समझ आई, जीवन की समझ आई, पता चला कि कैसे पापा लोग क्या हमारे लिए कर रहे हैं, जो एक पैसे की वैल्यू हो या एक मैच्योरिटी हो, वो जल्दी समझ आ गई थी, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका थोड़ा एहसास जरा जल्दी हो गया था, ये मुझे लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत सही लगता है आपको जब आप सिचुएशन ठीक है जो भी थी आपने उसको और बेहतर किया। डेफिनेटली। आज जहाँ आप हैं बहुत बेहतर है, और आपके पापा कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत प्राउड करते होंगे। पापा तो सर हर किसी के अपने बेटे पे प्राउड ही करते हैं, बट हाँ डेफिनेटली अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे, वैसे वो थोड़ा इतने टेक सेवी नहीं है, बट जरूर मैं उनको ये लिंक दूंगा। तो पर अंकल आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप बातों से कनेक्ट करेंगे, जो भी बातें बता रहे हैं ये। डेफिनेटली सर। क्लास 10th में आप थे, संडे को आप होम्योपैथिक क्लिनिक में जाया करते थे, 250 रुपये मिलते थे आपको। भाई इतनी कम उम्र में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पढ़ते पढ़ते आप पढ़ रहे हो, अभी क्लास 10th में हो, और 250 रुपये आपको मिल रहे हैं पर डे के। संडे को मिलते थे आपको ये पैसे? सो सर एक्चुअली में होता क्या था, जब मैं 10th में था ना, तो मेरे 2 ट्यूशन थे। जनरली पहले एक ही था, लेकिन बाद में मैं हिंदी मीडियम रहा है आपका? मेरा हिंदी मीडियम। अच्छा। लेकिन मेरा क्या था कि मैं पढ़ने को लेके बचपन से थोड़ा बहुत ज़्यादा अवेयर था। जब मैं 8-9 में था, मैं पापा को बोलता था कि पापा अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे स्कूल में जाना है, यहाँ से भेजो, यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूशन ही नहीं है और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ और हो रहा है। तो मैं बचपन से मतलब मेरा थोड़ा सा रहा है कि पढ़ना है टाइप का, वो अंदर से ही आता था। तो पापा को बोला, फाइनली वो माने, और मैंने 10th की आधी स्कूलिंग गाँव में ही की है। देन आधी स्कूलिंग हम थोड़ा शिफ्ट हो गए थे प्लेन एरिया में। Okay. तो वहाँ ट्यूशन उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। अच्छा। तो वहाँ ट्यूशन्स थे। वहाँ जब मैं ट्यूशन जाता था, तो क्या होता था कि जो मेरी मम्मी है, मम्मी को मैं बोलता था मम्मी थोड़ा सा ट्यूशन फीस दे दो, टीचर्स को देनी है। तो मम्मी थोड़ा दिन लगा देती थी, जैसे कि कल दूंगी कल दूंगी। अब पता नहीं वो कल वो पैसा डबल होता था या क्या होता था, वो तो मम्मी ही जाने। तो उन सब चीज़ों से जब गुजरा, तो स्कूल में ही एक जुनैद करके था, वो दोस्त था आपका? दोस्त कम था, लेकिन मेरा क्या था कि मैं जिससे भी बात करता था तो अच्छे से ही करता था, एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि मतलब या कुछ उस टाइप से बातें करें। तो जुनैद ने मुझे बताया कि गौरव यार मैं तो वो होम्योपैथी में जाता हूँ, अच्छा। और मुझे 250-300 रुपये कुछ मिलते हैं पर डे के। पर डे के? मैंने पूछा भाई कहाँ जाते हो? तो जुनैद बताया कि मैं इधर जाता हूँ। और मैंने जब उसको अप्रोच के लिए बोला, तो उसने बोला ठीक है बोलूँगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद से ही जाना चाहिए। तो मैं एक बार वो सर के पास गया, उनसे बात की, तो सर ने थोड़ा बोल दिया ठीक है बाद में देखेंगे, और टाल मटोल कर दिया था। लेकिन मेरा ये था कि बार बार जो टीचर्स को पैसा देना है, ये देना है, तो जो टीचर्स हैं ना, टीचर्स भी थोड़ा बहुत चालू होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा वो क्या करते थे कि बच्चों को थोड़ा ह्यूमिलिएट करना टाइप का, सामने की मैं सबके सामने बोलूँगा कि इसने अभी तक फीस नहीं दी है, तो कल तो ये पक्का फीस ले ही आएगा। वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता था बचपन से। तो मेरा था कि नहीं, फीस अगर मेरी 10 को जा रही है तो मैं 9 को ही दे दूँ या 10 को दे दूँ टाइप। तो फिर मैंने दोबारा सर को मैसेज किया कि सर मेरा थोड़ा बहुत इशू है। सर माने। देन मैंने होम्योपैथी की जॉब स्टार्ट की। तो घर में बताया मम्मी को? हाँ, मम्मी को बताया था। इवन मम्मी को तो पता था कि बेटा उधर जा भी रहा है। तो बट सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि वो संडे का ही था। तो संडे को मैं जाता था वहाँ पे, और मेरे को 250 रुपीज़ मिलते थे। उससे मेरी 200 रुपये की 2 ट्यूशन फीस निकल जाती थी, और बाकी मेरा पॉकेट मनी हो जाता था। यार आज जब आप उन दिनों को याद करते होगे
और आज जहाँ आप है, मतलब बहुत लर्निंग है। अगर आप कोई ढूंढे तो बहुत कुछ सीखने को है कि डेफिनेटली आपने खुद सोचा नहीं यार मुझे खुद पैसे, पॉकेट मनी, ट्यूशन की फीस पे करनी है। इतना इजी नहीं रहा होगा, डेफिनेटली है ना? सर। खेलने की उम्र में आप पैसे जोड़ रहे हो, वो थोड़ा बताइए। ओके ओके, सो सर एक्चुअली में क्या था ना कि जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो उस जॉब से ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं होम्योपैथी का ही कुछ कर रहा हूँ या फिर सिर्फ 250 रुपये के लिए कर रहा हूँ। उस जॉब में जो मैंने वो कुछ मंथ की थी, 7 to 8 मंथ, उसका सबसे बड़ा लर्निंग मेरे लिए ये था कि अभी अब मैं अपना कोई भी ट्रीटमेंट होना तो मैं पहले होम्योपैथी प्रेफर करता हूँ। मुझे मेडिसिन पता है, उस टाइम पे मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है, मुझे बहुत से ट्रीटमेंट का मेडिसिन तक पता है कि जैसे अगर मेरे बीच में आइस में कुछ पिंपल्स टाइप हो रहे थे तो मुझे पता है कि इसके लिए स्टेपिसेगिरिया लगेगा और उसमें कौन सी डोज लगेगी, 30 mm लगेगी, 100 mm लगेगी, 1000 mm लगेगी। तो इस तरीके का जो एक लर्निंग पार्ट था वो भी साथ में मिला। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचपन में ली तो ऐसा भी नहीं था, मम्मी अगर चाहती तो फीस तो कुछ दिन बाद दे ही देती, हाँ। लेकिन एक वो होता था नहीं कि खुद नहीं, से करने का, तो हाँ, बस बिल्कुल यही एक बिल्कुल, वजह खुद से। से करने का जो मजा है ना भाई वो हाँ कहीं नहीं है। डेफिनेटली। भाई हिंदी मीडियम में आपकी स्कूलिंग हुई है, अब इंग्लिश मीडियम, आपको पता है कॉर्पोरेट में इंग्लिश ही बोली जाती है ज़्यादातर। आपके दिमाग में था यार कि मैं हिंदी मीडियम में कर रहा हूँ, कैसे आगे इंग्लिश बोलूँगा, ओके ओके कैसे चीज़ें करूँगा, ऐसे थॉट्स आते थे उस टाइम पे? ओके ओके। सो सर बेसिकली पहले तो कॉर्पोरेट माइंड में ही नहीं था। जब कभी अवेयरनेस ही नहीं थी तो कॉर्पोरेट कहाँ से ही माइंड में आएगा। जब मैंने अपना 12th किया उसके बाद भी 12th में मुझे आईआईटी के बारे में पता चला। जब मैं 12th में पहुंचा, वो भी 2 लोगों की वजह से, एक था अंकित, एक था विकास। इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं तो इनके बीच में फिट भी नहीं था, मतलब मेरा अलग था, सेपरेट था। हाँ जी। लेकिन ये लोग बोलते थे कि मेरे को आईआईटी करना है, आईआईटी करना है। मुझे पता चला कि यार ये आईआईटी होता क्या है। मैं घर गया, मैंने सर्च किया, पता चला अच्छा आईआईटी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कंप्यूटर साइंस कर सकता हूँ। कंप्यूटर का इंटरेस्ट बचपन से था, तो कंप्यूटर तो मुझे ऑलरेडी करना था, लेकिन अब मेरे को एक पाथ मिल चुका था कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, प्रिपरेशन की। तो मेरा मेन यही था कि हाँ इससे सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, जॉब भी अच्छी मिल जाएगी। तो कॉर्पोरेट का कहीं ना कहीं वहाँ पे एक माइंड में आया था। लेकिन जहाँ तक बात रही सारी इंग्लिश की, हाँ जी। तो जब मैं 10th में था मेरे केवल 44 मार्क्स थे ओके। और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 80+ होती, लेकिन सिर्फ इंग्लिश की वजह से मेरी परसेंटेज कम हो गई। देन उसके बाद एक वो सेटबैक लगा, तो मेरा तब से ही था मेरा कि इस इंग्लिश को मुझे इम्प्रूव करना है। मेरा हमेशा से एक चीज़ रहा है कि अगर मैंने गलती की है तो आई ऑलवेज ट्राई कि वो गलती अब दोबारा नहीं हो, मैं कम से कम उससे अब लर्निंग ले लूँ। तो देन उसके बाद 12th में गया तो एक मेरा दोस्त था दीपक, दीपक ने 50 रुपये दिए उस कोचिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते थे। तो दीपक ने मेरी दोस्त आपको अच्छे मिले हैं? डेफिनेटली सर, मेरी जिनसे भी बॉन्डिंग हुई वो कनेक्शन हुआ है, मीन्स मैं इवन वो मेरा क्लोज फ्रेंड ना हो लेकिन उससे अपनापन ऑलवेज रहा है, मतलब जैसा आज है वो 10 साल बाद भी रहेगा। तो दीपक ने मेरी कोचिंग की फ़ीस दी 50 रुपीज़, मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 70% के आसपास आ गए थे। तो 8000 जो फीस थी इंग्लिश स्पीकिंग की, वो 2 से 2500 रुपये हो गई थी। फिर मैं मम्मी के पास गया, वैसे तो मम्मी कल दूंगी बोलती थी, लेकिन पता नहीं क्या, लेकिन उस दिन मम्मी मान गई। अच्छा। और मम्मी ने बोला ठीक है तुझे इंग्लिश करना है तो मैं फ़ीस दे दूंगी। मम्मी आई, 200-400 रुपये और कम कराए और मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया। देन वहाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से इंग्लिश सीखी। वहाँ से आपकी इम्प्रूव हुई हाँ, इंग्लिश। तो उसका मेरे को रिजल्ट क्या मिला कि 10th में जहाँ मेरे 44 मार्क्स थे, 12th में आते आते वो 88 हो गए थे, अरे एग्जैक्टली डबल। तो वहाँ से इंग्लिश का एक थोड़ा सा मेरे को जो एक कॉन्फिडेंस था वो आया और उसने मेरे लिए रियली बहुत ज़्यादा हेल्प की। आपने मेंशन किया अभी आपने क्लास 12th के बाद जेईई दिया था, तो कितना स्कोर आया वो थोड़ा बताइए। सर प्रॉपर स्कोर तो याद नहीं है, लेकिन 74 या 64 में से 1 मार्क्स थे। लेकिन ये जेईई मेंस की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ जी। जब मैंने जेईई मेंस अपना किया था, उसके लिए फ़ीस के लिए भी पैसे घर से मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बोला ना कि मम्मी तो 200 रुपये के लिए भी कल दूंगी। तो फिर ऐसे में बच्चे का भी खुद से होता है कि यार नहीं मांगो तो अच्छा है, रहने देता हूँ, जितनी चीज़ें खुद से हो रही हैं करो। तो एक मेरे मामा जी हैं, वो टीचर हैं, मैंने मामा को मैसेज किया मम्मी के ही फ़ोन से, मामा 1000 रुपये चाहिए जेईई मेंस की फ़ीस के लिए। 1000 रुपये का फॉर्म था उस टाइम पे। फिर मामा ने मम्मी को 1000 रुपये भेजे, तब जाके मैंने फॉर्म भरा। और जब फॉर्म भरा तो उसके बाद जब एग्ज़ाम देने गया, बिना प्रिपरेशन के मेरे 74 या 64 मार्क्स आए थे। लेकिन काउंसलिंग का पता नहीं, अगर काउंसलिंग का उस टाइम पे पता होता तो मेरा एक दोस्त था हिमांशु, जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था उसके 1 साल के बाद उसने एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया मेरे सेम स्कोर पे। और 1 साल के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये स्कोर तो मैं 1 साल पहले कर चुका हूँ। तो मैं भी, आपको अवेयरनेस नहीं थी क्या था? सर अवेयरनेस कहाँ से होगी, कोई अवेयरनेस का सोर्स ही नहीं था ना। और उस टाइम में तो इंटरनेट भी नहीं था इतना कि चैट जीपीटी कर लूँ। और मोबाइल था कि वो कीपैड वाला, तो उसमें इंटरनेट चलाने के लिए भी टॉ 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 आवाज़ आती थी। तो वो सारी चीज़ें थी, तो इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब इतना आसान नहीं था ये ना। जब आप कोई भी स्टोरी देखते हो ना, हाइज एंड लोज आते हैं, कोई भी स्टोरी ऐसे नहीं बनती है। आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा रहा होगा एक मोमेंट में डेफिनेटली कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ नहीं मिल रहा है।
पर आपने जैसे आईआईटी एनआईटी का ड्रीम था आपका वहाँ जाना, बट फी आई थिंक 44,000 समथिंग आपने बताई, Yes, yes. वो थी, वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कैसे आपने मेंटली फिर अपने आप को सॉर्ट किया? इसमें भी सर एक बहुत अच्छी स्टोरी छुपी हुई है। यहाँ पे एक दोस्त आएगा, अब अंकित, और ये अंकित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसने मेरे को आफ्टर 12th मैंने घर से बहुत कम ही पैसे लिए हैं, क्योंकि अंकित का क्या था, आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। ओके। तो ये मेरे को पॉकेट मनी देता था, मतलब मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत अच्छा थे, मतलब पहले से ही। तो अंकित मुझे पर मंथ 500-1000 रुपीज़ भेजता था, जिससे मेरा रिचार्ज का खर्चा और मेरा खुद का खर्चा निकलता था। तो पॉकेट मनी मैंने घर से ज़्यादा मेरे अपने दोस्त से लिए। भाई और ऐसे दोस्त आजकल कहाँ मिलते हैं यार? डेफिनेटली सर, अब तो उसकी शादी हो गई है रिसेंटली, लेकिन अंकित अगर ये पॉडकास्ट देखेगा तो ज़रूर समझ जाएगा। तो अंकित ने मेरी बहुत हेल्प की, तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो ये स्टोरी में भी अंकित ही है। तो जब 12th किया तो अगेन जेई मेंस तो दे चुके थे, और काउंसलिंग का पता नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल रहा था। और मम्मी पापा लोग को भी नहीं पता, उनको था कि हमारे उत्तराखंड का कल्चर है कि 12वीं की तो आर्मी में जाओ, आर्मी की भर्ती करो, तैयारी करो, दौड़ो जाओ। मेरा माइंडसेट सर बचपन से वो रहा नहीं। ऐसा नहीं है कि आर्मी अच्छी नहीं लगती थी, वो आगे की जर्नी में आपको पता चलेगा कि मैंने सीडीएस की तैयारी की थी स्टार्टिंग में। लेकिन बात ये थी कि मुझे आर्मी में उतना नहीं जाना था, क्योंकि मेरा ड्रीम थोड़ा अलग था कि हाँ एक अच्छी टेक जॉब हो, अच्छा पैकेज हो। ये नहीं कि मैं 30-40-50 हज़ार कमाऊँ। इवन अभी मैं धीरे धीरे ग्रो करूँगा लाइफ में, अभी ये भी तो मैं पार्ट ऑफ लाइफ है Yes, यार। आप एक बार अगर कहीं चले गए हो, जुड़ गए हो, तो फिर तो आप अपने आप पे काम करते रहोगे, तो आप बढ़ते रहोगे। डेफिनेटली। तो सर वहीं से स्टार्ट हुआ। तो 12th के बाद क्या था कि अब जी मेंस करना है। ऐसा था कि कोचिंग करूँगा तभी हो पाएगा। तो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर एक शहर है हल्द्वानी। हल्द्वानी बिल्कुल बहुत कॉमन है यस, नाम। नैनीताल के आसपास हाँ जी, में हाँ है। जी, हाँ जी। तो हल्द्वानी में 2 कोचिंग थी, एक बालनोई क्लासेस और एक थी आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश तो अब उसकी फ़ीस जो थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बालनोई जो था उसकी फ़ीस थोड़ा मीडियम थी। तो मैं और अंकित दोनों गए। अंकित वही जो आर्मी में भर्ती हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकित और मैंने जब फीस की बात की तो उन्होंने मेरी परसेंटेज देखी, मेरे 12th में ठीक ठाक परसेंट थी। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्होंने 60,000 से फीस को 44,000 कर दिया, और बोले कि अगर 44,000 आप दे दोगे तो हम आपको एडमिशन करवा देंगे। देन वही अगेन अपने मामा को कॉल किया, क्योंकि मम्मी से तो बोल नहीं सकता था, और मम्मी उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो मामा को कॉल किया, तो उस टाइम कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस हुई कि मामा के पास भी उतने पैसे नहीं थे, तो मामा भी हेल्प नहीं कर पाए, और कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा था। लेकिन अंकित और मैं दोनों ऐसे दोस्त कि चल भाई एक काम करते हैं, कुछ जॉब कर लेते हैं, जॉब के साथ इधर पार्ट टाइम पढ़ाई कर लेंगे। तो जॉब खोजने भी निकल गए। अच्छा, जॉब भी मिल गई। क्या मिली? वो कोई एक सर हेल्पर की जॉब जैसे होती है ना, ऑफिस बॉय टाइप। हाँ हाँ हाँ, okay। लेकिन जब जॉब मिली तो उन्होंने मेरे से मार्कशीट मांगी। तो मार्कशीट देख के वो बोले भाई रहने दे, तो मत ही कर, मतलब मार्क्स अच्छे थे। तो उनको खुद लगा कि बच्चे को पढ़ना चाहिए। फिर वहाँ से मुझे भी रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, जॉब तो नहीं करते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, अगले साल अटेम्प्ट देंगे। अच्छा, तो इस तरीके से वहाँ से मैंने 44,000 उस टाइम पे अरेंज नहीं हो पाए, तो छोड़ दिया। तो छोड़ दिया। और बीएससी में घर से एडमिशन, था नहीं सपोर्ट? घर से उतना नहीं हो पाया उस टाइम पे। ठीक है। हाँ। जैसे उस टाइम सिचुएशन रह गई, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं चाहते थे, बट अगर उनके पास भी कम है तो वो कैसे देंगे? डेफिनेटली सर, किसी के भी मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि बेटा या मेरी बच्ची ना करे। राइट बट राइट। द थिंग इज़ दैट पेरेंट्स ऑलवेज ये चाहते हैं कि जितना अच्छा मेरे बच्चों के लिए हो पाए उतना हो पाए। तो वही चीज़ें थी, तो इसलिए मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, एक सेफ ऑप्शन खोजते हैं, जो उन्होंने सोसाइटी से देखा, सोसाइटी से समझा कि ठीक है, अगर 12वीं के पास बाद अगर मेरा बच्चा भर्ती हो जाएगा तो इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। पर उनका सपना आर्मी में था? हाँ, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का सर ये कल्चर ही है। मेरे नाना जी आर्मी में है, मेरे एक मामा आर्मी में थे, मेरा फ्रेंड है, उसके पापा भी आर्मी में। मेरा छोटा भाई आर्मी में है, एयरफोर्स में है, जो अभी एयरफोर्स में जॉब कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ एक क्रेज है आर्मी को लेके। तो मम्मी का भी ये था कि बेटा अगर एक बार अपने पाँव पे खड़ा हो गया ये तो फिर अच्छी बात है। तो इसमें सपोर्ट से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके लिए वो सोसाइटी का प्रेशर और एक वो सेफ्टी कंसर्न था कि यार मेरा बच्चा ये कर लेगा तो इसका करियर सेफ हो जाएगा, पता नहीं क्या कर रहा है, सक्सेस होगा नहीं होगा। और जिन्होंने जेईई मेंस सुना ही नहीं, तो उनको एक्सप्लेन कर पाना भी थोड़ा मुश्किल था। तो ये सारी चीज़ें थी। नहीं। तो गौरव, ये यूपीएससी और यूकेपीएससी ये क्या, फिर ये कैसे चीज़ें आपकी जर्नी में आई? सर इसके पीछे भी अगेन वही कि हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। हाँ, हाँ। तो जब मैंने अपना बैचलर्स पूरा किया तो मेरे को था अगेन, क्योंकि जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस कहीं से मिलती थी तो मैं उसको गैदर करके अपने लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज़ खोजता था। तो बीएससी तो मैंने कर ली, और उसमें भी ये था कि 1 साल के बाद तो मुझे फिर से आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जब एक बार बीएससी में घुसा तो फिर वो आईआईटी वैनिश ही हो गया माइंड से। तो बीएससी के टाइम पे फिर मेरे लिए माइंड में है कि अब मैं निमसेट करूँगा, निमसेट, ताकि मेरा कोई एनआईटी में एमसीए के लिए एडमिशन हो जाए। ओके। तो जो ये मैंने एमसीए सर अभी किया है, ये मेरा एक ड्रीम ही था एक हिसाब से कि मुझे करना है। तो ये एक 16-17 साल के लड़के का ड्रीम जो मैंने अभी पूरा किया है। तो जब मैं बीएससी के बाद एमसीए करने का सोच रहा था तो उतने में ही मेरा जैसे ही बीएससी कंप्लीट हुआ तो मम्मी बीच में आई। अच्छा। कि बोली कि तुझे सीडीएस की तैयारी करनी है तो तू कर ले। मैं क्योंकि उस टाइम पे मेरी एक पॉलिसी पूरी हुई थी, पॉलिसी मतलब वही जो एलआईसी वाली होती है। Okay. तो मम्मी बोली इससे मैं तेरी फीस दे दूंगी, तो कर ले। तो फिर मेरे माइंड में भी आया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि तो मुझे सीडीएस करके आप आर्मी में जाते हो? सर एक्चुअली सीडीएस से आप लेफ्टिनेंट
बनते हैं। ओके। मतलब ऑफिसर रैंक में जाते हो आप आर्मी में, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, किसी में भी जा सकते हो। तो सीडीएस की तैयारी के लिए मेरा भी मन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि हाँ करना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन सीडीएस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि एक लेफ्टिनेंट बनूंगा तो थोड़ा ज़्यादा सही होगा, देश के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो जब मैं सीडीएस की तैयारी के लिए फिर देहरादून गया, तो मैंने वहाँ पे जब सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। सीडीएस का सिलेबस थोड़ा अलग है। मैंने सीडीएस और एपकेट दोनों के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, और एपकेट का मेरा पहला अटैम्प्ट भी केवल एक क्वेश्चन से रुका था। मैं चाहता तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसको और अच्छा करके निकाल भी सकता था। एक बार एसएसबी भी मुझे ऑफर हुआ था कोस्ट गार्ड के लिए, क्योंकि वो मेरिट बेस पे था 12th के। बट कंडीशन ये थी कि जब मैं वहाँ पे गया, मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस था उसमें मुझे जीएस ज़्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा था। रीज़न ये नहीं था कि मेरी मैथ वीक है या फिर मेरी इंग्लिश वीक है, मैं दोनों में स्ट्रांग था। लेकिन धीरे धीरे पता चला पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत जब पढ़ा तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो धीरे धीरे वहाँ से मुझे अवेयरनेस हुई कि यार ये यूकेपीएससी भी कुछ होता है, ये सीएपीएफ का यूपीएससी एग्ज़ाम भी कुछ होता है, और सिमिलरली यूपीएससी भी कुछ होता है। तो मेरी लर्निंग सर इस तरीके से रही कि मैं तैयारी करने किसी और एग्ज़ाम की गया, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ा हाँ जी। कि मैं यूपीएससी तक पहुँच गया। तो भाई फिर आप तैयारी के लिए दिल्ली आयोगे? डेफिनेटली सर। एक्चुअली मैं क्या हुआ था, जब मेरी तैयारी इस तरीके से हो रही थी तो मम्मी को तो था सीडीएस ही कर रहा है, और मम्मी को जब रिजल्ट दिखाया तो था कि हाँ अगले अटैम्प्ट में कर लेगा। लेकिन मेरा माइंड ऐसे डाइवर्ट हुआ, क्योंकि ऑलवेज मतलब मेरा ये नहीं था कि यार कैसी भी करके जॉब ले लूँ या कुछ गुजारा टाइप का कर लूँ। मेरा ये था कि जिसमें मेरा मन कर रहा है वो करूँ, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है वो ज़्यादा ट्राई करूँ। तो इसीलिए मैं फिर अपनी प्रिपरेशन को चुपचाप शिफ्ट कर लिया, और मैं जीएस स्पेसिफिक ज़्यादा हो गया, लाइक हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना। तो अभी मुझे जैसे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की, उसने मुझे इतनी मैच्योरिटी दी, इतनी समझ दी। अब Patience अगर दिया। डेफिनेटली सर, और अगर अभी छोटी से छोटी चीज़ भी होती है तो मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। अगर आसमान में बादल सफ़ेद हैं तो मुझे पता है कि बारिश नहीं होने वाली, आसमान में बादल काले हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि बारिश होने वाली है। ये सब मुझे यूपीएससी ने बताया। तो यूपीएससी की देन तैयारी स्टार्ट की, लॉकडाउन लगा तो घर आया, घर में भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुखर्जी नगर में थे आप, वहीं प्रिपरेशन कर रहे नहीं थे? सर, पहले देहरादून में लॉकडाउन लगा तो मैं घर आया। जब घर में आया तो घर में भी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। उस टाइम पे मैंने अपनी लर्निंग के ब्लॉग्स भी बनाए थे, हालांकि अब तो मैं उसमें अपलोड भी नहीं करता, बट स्टिल अगर आप चाहें तो मैं चैनल का नाम शेयर करता हूँ, बट मैं उसमें ना ब्लॉग डालता हूँ, शायद ना डालूंगा आगे। बट मेरी जर्नी वहाँ पे आपको दिख सकती है। हाँ। चैनल का नाम कोई था, बुक्स आपने पढ़ते हुए भी डाली हुई है कुछ? हाँ है सर, ना, मैंने हाँ देखा था। डेफिनेटली, स्टफ बॉर्न गौरव करके चैनल था। तो उसमें मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी डालता भी था और बहुत लोग इंस्पायर भी होते थे। हाँ। तो मेरा घर में लॉकडाउन पे यही शेड्यूल होता था, 10 से 15 घंटा पढ़ना, और पढ़ने में टोटली फोकस करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता था। तो मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। तो सर देन उसके बाद जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहा था, तो जो होता है ना कि एक फैमिली में एक प्रेशर बनता है सोसाइटी का, कि मम्मी को लोग बोल रहे हैं, मेरी ताई बोल रही है तेरा बेटा दिन भर घर ही में रहता है, कहीं घर में ही ना रह जाए, मतलब कहीं प्रेशर में आके कहीं दिमाग का कहीं कनेक्शन ढीला ना हो जाए, कुछ इस टाइप का ही, थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं। तो जब उस टाइप का प्रेशर आने लगा तो वो क्या होता था कि मम्मी गई रिश्तेदारों के यहाँ, देन मम्मी वहाँ से आई, तो मम्मी कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा वो भी प्रेशर फील करती थी कि यार मेरा बेटा सच में ही घर में ही रह रहा है, सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए, कहीं दुखी बीमार ना हो जाए। तो मम्मी मेरे को बोला करती थी फिर कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, कोई बैंक की तैयारी कर ले, ये कर ले। तो मुझे लगा कि अभी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि मेरा यूकेपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था, प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के दोनों, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस। तो मैंने डिसाइड किया, पापा से बात की और मैं मुखर्जी नगर चला गया। अच्छा। देन जब मुखर्जी नगर गया, वहाँ पे मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। पहला अटैम्प्ट दिया अपना यूकेपीएससी का, उस टाइम पे सर कट ऑफ गई थी 101 और मेरे थे 100.75, तो केवल 0.25, ओह। तो सर उतने से मेरा प्रीलिम्स रुक गया। और अगर ये आ जाते तो मतलब आप क्रैक कर लेते? हाँ सर, अगर ये हो जाता तो फिर मेरा प्रीलिम्स हो जाता। फिर और मेंस? मेंस पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसीलिए है, इवन अभी भी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सर मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कैसे अच्छे मार्क्स आते हैं, उसके लिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। तो मुझे विश्वास था कि हाँ यहाँ पे मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि लिखने में तो मुझे अच्छा लगता है और मैं टीचर के माइंड में बिठा सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छे से आती है। तो वहाँ से चीज़ें भाई उस टाइम तो आपको जब रिजल्ट देखा होगा आपका तो दिमाग घूम गया होगा यार, आप तो एकदम यहाँ से एकदम यहाँ आ गए होगे यार, ये कैसे मतलब डेफिनेटली कैसे सर। फिर अपने आप को उस टाइम आपने संभाला? ओके, सो सर मेरा ये था कि मुझे तो लगा था मेरा सिलेक्शन हो ही गया, क्योंकि उससे पहले कट ऑफ जा रही थी 93, 94। तो मैं तो सोच के ही बैठा था कि चलो प्रीलिम्स हो गया, मेंस की तैयारी करनी है। बट उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, या फिर वो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया था या पेपर थोड़ा आसान था, तो कट ऑफ 0.25 से रह गया।
देन उसके बाद सोचा कोई बात नहीं है, दोबारा तैयारी कर लेंगे, अभी टाइम तो पड़ा ही हुआ है। और पहले अटैम्प्ट में इतना जाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस था कि चलो यहाँ पर तक पहले अटैम्प्ट में पहुँचा हूँ, इसका मतलब तैयारी सही जा रही है। लेकिन देन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई सडनली कि 2 ऑप्शन बचे थे, वापस से घर जाना, फिर वही रिश्तेदारों के ताने सुनना, या फिर अपने आप से कुछ दूसरा ट्राई करना। तब जाके सर ये नॉन टेक जॉब बीच में रोल प्ले किया, वरना आपने वो फिर अपना सपना वहीं स्टॉप कर दिया? नहीं सर, ऐसा नहीं था। सपना तो था कि जॉब करूँगा, साथ में पार्ट टाइम पढ़ाई करते पढ़ाई रहूँगा। करूँगा। लेकिन जब जॉब में गया 9 to 5 और उसके बाद वो थकान, तो कहीं ना कहीं मतलब जो एक एफिशिएंसी चाहिए होती है, क्योंकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ऐसे एग्जामिनेशन है कि आप इनको 1-2 घंटे पढ़ के अगर करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट है। यानी कि मेरे से नहीं हो पा रहा था, शायद कोई कर ले, बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, देन नॉन टेक की जर्नी स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ा कम हुई। इस तरीके से मैंने थोड़ा प्रिपरेशन को पॉज दिया। बट लाइफ सर अभी बची हुई है, क्या पता कभी मन करे, पढ़ा तो है ही, दोबारा दे देंगे। भाई बहुत ही इंस्पायरिंग है। यस कहाँ से कहाँ फिर आप मुखर्जी नगर चले गए प्रिपरेशन के लिए। यस सर। तो फिर आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगा दिया? सर फुल स्टॉप तो इवन उसके बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट थी। अच्छा, करी? हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 अटैम्प्ट उसके बाद मैंने दिए थे। यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट उसके बाद ही मैंने दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुद से रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं जॉब के साथ ये चीज़ें करूँ तो शायद उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पा रही है। नहीं हो पाता जॉब के साथ। आप किसी के लिए 9 to 5 कर रहे हो, फिर अपने लिए टाइम निकालना, कभी कभी उतनी एनर्जी नहीं रहती है। Yes, sir. कभी कभार आप कर भी लोगे एक दिन, पर फिर अगले दिन कुछ काम आ गया, आप पूरा दिन ब्लॉक रहे, नहीं हो हाँ। पाता है। तो वही सर, जो एक कंटिन्यूटी थी वो मैटर, मतलब कंटिन्यूटी हो ही नहीं पा रही थी कि वही जो बीच बीच में ब्रेक आ जा रहे हैं। कभी आप इतने फेड अप हो कि कर ही नहीं पा रहे हो, कभी ऑफिस से थोड़ा ज़्यादा वर्क आ गया, क्योंकि जो जहाँ पे मैं वर्क करता था वो एक एडटेक कंपनी थी, और बेसिकली वहाँ पे भी मेरा काम जो था मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड ही था, तो वो मेरी स्टडी से अलाइन तो करता था। तो सर वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई। देन उसके बाद जॉब में थोड़ा ज़्यादा घुसा, बट उस जॉब से ही कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट हुआ कि अभी मैं डेटा एनालिस्ट बन पाया। तो जो एक ट्रांजिशन जर्नी थी 12th के बच्चे की, वो फिर जॉब से धीरे धीरे फिर से। तो ये जॉब, पहली जो जॉब थी, नॉन टेक थी? हाँ सर, क्या ये काम करते थे इस जॉब में आप? जो सर पहली जॉब थी वो पूरी ही नॉन टेक थी। उसमें मेरा बेसिकली स्टार्टिंग रोल था एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसमें एसएससी और रेलवेज के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको बनाना और उनकी स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी मतलब फाइनल वैलिडेशन कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में वर्ड की लिमिट होती है कि 50 से 100 वर्ड में होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, इस टाइप से। कितने पैसे मिलते थे भाई आपको इसके लिए? ओके। सो सर जो स्टार्टिंग में जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो मेरा ऑफर केवल 20,000 पर मंथ था, बट इस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और विद इन 2-3 ईयर जो मेरा प्रोग्रेस था वो एसएमई से लीड एसएमई तक पहुंचा, और फाइनली मैंने असिस्टेंट कंटेंट मैनेजर से इधर अपना रिजाइन दिया था। पर आप खुश थे ये सब कर रहे थे जो? सर कभी डेफिनेटली। कभी क्या होता है, मजबूरी होती है यार, सोसाइटी है, लोग देख रहे हैं, मगर लड़का पैसे नहीं कमाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? सर बेसिकली लोगों के बारे में मैंने सोचना पहले ही छोड़ दिया था। अगर वो नहीं छोड़ा होता तो मैं जब सीडीएस की तैयारी कर रहा था, जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता था, वही करता। मेरा सिंपल था कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस जॉब में ऐसा नहीं था सर कि मैं दुखी था या फिर मजबूरी में कर रहा हूँ। मेरे लिए इसमें सबसे बड़ी प्राइड की बात ये थी कि अब घर वालों से पैसे नहीं ले रहा हूँ, जो कर रहा हूँ खुद से कर रहा हूँ, डिसीजन मेरे अपने हैं। अब मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है, मैं इसको चाहूँ बनाऊँ या फिर तोड़ूँ। ये बहुत अच्छा माइंडसेट है। एंड जब भी आपका माइंडसेट आ जाता है ना, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, Yes. और आपको क्लियर है मुझे क्या करना है, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही जाते हो। आपसे ना एक बात मैं बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, आपको लाइफ में जिस जिस मोमेंट पे जो चीज़ें मिली है ना, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, और डेफिनेटली उसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जितना भी आपका समय लिखा था आपने दिया, और आप आगे बढ़े हो। या डेफिनेटली मैं सही समझाऊँ? डेफिनेटली वेरी नाइस यार। तो ये फिर टेक में आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ कि अब यार टेक में चलते हैं, आईटी में चलते हैं? क्या आपको इंस्पायर किया? ओके। सो सर बेसिकली अगेन जो मैं बोल रहा था एमसीए के टाइम पे, तो जब मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया, इनिशियल तो यही था कि जॉब करूँगा, या तो जॉब क्विट करके वापस मुखर्जी नगर जाऊँगा या फिर साथ में पढ़ाई करूँगा। स्टार्टिंग का 1-2 साल ऐसे ही निकल गया, और 1-2 साल में ग्रोथ भी अच्छी हुई। जहाँ मैं 20K में था वहाँ से मैं 35-36 अर्न करने लग गया था, तो इवन 2x ग्रोथ हो चुकी थी मेरी, और एक अच्छा लीड रोल मुझे मिल चुका था। लेकिन देन माइंड में कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि यूनिवर्स आपको देता है, अगर आप यूनिवर्स से मांगो तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। तो एक 12वीं का बच्चा जिसको आईआईटी करना था वो नहीं हो पाया, एक ग्रेजुएशन का बच्चा जिसको एमसीए करना था वो नहीं हो पाया, बट सडनली माइंड में आया कि नहीं, तुम नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो तो कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा योगदान फिर यूट्यूब ने निभाया, और आपके पॉडकास्ट और बहुत सारे और पॉडकास्ट ने इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाया। जब मैंने वो देखे, उनकी जर्नी पढ़ी, तो पता चला यार बीए वाले भी तो डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं। मैंने तो तब भी मैथ से बीएससी किया हुआ है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं फिर लगा कि हाँ, मेरे पे अपॉर्चुनिटी है,
और जैसे ही मुझे लगा कि अभी भी मेरे पे टाइम है और मैं कर सकता हूँ, तो सर मेरे लिए तो कंप्यूटर साइंस बचपन से ही एक सपना टाइप का था। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। देन धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की डेटा एनालिस्ट की तरफ, और जब मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ा ठीक ठाक हो गई है तो जॉब को क्विट किया और फिर डेटा एनालिस्ट में स्विच किया। पर आपने डेटा एनालिस्ट क्यों चूज़ किया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, टेस्टिंग और फील्ड्स भी थी, खाली डेटा एनालिस्ट ही क्यों? ओके, सो सर इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी। जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी जॉब के साथ ही, तो मैंने देखा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगती कोडिंग अच्छी थी, लेकिन तब चैट जीपीटी आ चुका था। तो चैट जीपीटी में मैंने पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो चैट जीपीटी बोला कि कोड तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन डेटा एनालिस्ट अगर बन जाओगे तो थोड़ा फ्यूचर सेफ करियर है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन के आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। आपने एआई सीख लिया, थोड़ा बहुत कोडिंग सीख ली तो आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं। आपने डेटा पाइपलाइन बनाना सीख लिया तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। आपने थोड़ा एमएल का बेसिक सीख लिया और डीप एमएल एल्गोरिदम सीख लिए तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। राइट। और साथ में कोडिंग तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि पाइथन में आपकी कोडिंग तो हो ही रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक चीज़ लगा कि हाँ डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा ये भी था कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, तो मैथ्स के लिए डेटा एनालिस्ट थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरे को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मैथमेटिकली मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो डिसाइड किया कि चलो डेटा एनालिस्ट चूज़ करते हैं, और बाद में अगर कोडिंग करना होगा तो एआई इंजीनियर या डेटा इंजीनियर में स्विच कर लेंगे। बहुत सही, बहुत सही। बट मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, पहले लोगों को बहुत दिक्कत होती थी इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट करने में। जैसे आपकी जर्नी में एक ऐसा मोमेंट था, अवेयरनेस आपको थी ही नहीं। बट आजकल तो चैट जीपीटी है, आजकल हर इंसान के पास ज्ञान है। यस सर, चाहे थ्रू एआई हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल चीज़ें आसान हो गई हैं, मानते हैं इस बात को? डेफिनेटली सर। अगर यही चीज़ें अगर मेरे जब मैं 12th में था तब होती, तो शायद मैं उस टाइम पे काउंसलिंग का भी मुझे पता होता, शायद मैं बीटेक कर चुका होता, या फिर शायद मैं यूट्यूब या फिर इन सब से पढ़ रहा होता। लेकिन उस टाइम पे अगर ये अवेयरनेस नहीं थी तो उसके पीछे रीज़न यही था कि अभी जो 2016 के बाद जो अचानक से एक इंटरनेट का बूम आया, अंबानी जी ने सब कुछ फ्री कर दिया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं सर लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और इवन अभी भी मुझे अगर कोई चीज़ सीखनी होती है मेरे वर्क कल्चर में भी या फिर मेरे डे टू डे रूटीन में भी, मैं यूट्यूब से ज़्यादा अभी प्रेफर करता हूँ कि पहले एआई से सीख लूँ। जैसे मुझे रिसेंटली किसी प्रोजेक्ट में काम करना था, तो मुझे पता था कि अगर मैं वीडियो कोर्स से जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने चैट जीपीटी को इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया कि स्टेप बाय स्टेप जैसे इंडस्ट्री में काम होता है मुझे बताते रहो कि यहाँ पे ये बटन पे जाओ, ये करो, फिर यहाँ पे जाओ, ये करो, और मैंने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। बेस्ट यूज़ ऑफ एआई। डेफिनेटली सर। भाई फिर रेगुलर जॉब के साथ साथ फिर आपने ये सिक्वल, एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई, ये फिर चीज़ें कैसे आप सीख रहे थे और कैसे अपनी फुल टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे थे? ओके, क्योंकि यहाँ तो आप नॉन टेक में काम कर रहे थे, फिर चीज़ें सीखना बहुत बार लोगों को चैलेंज रहता है कि यार जॉब के साथ साथ वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। कैसे आप अपने आप को अपस्किल कर रहे थे कि अब मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है? ओके, सो सर बेसिकली ऐसा था ना, मैं जब भी छुट्टियां लेता था, जैसे मेरी 10-15 दिन की छुट्टी हुई, तो वो ऑलवेज मेरे लिए एक ट्रांजिशन फेज रहा है। अच्छा। मतलब मैं जब घर जाता हूँ तो मेरा घर ऐसा नहीं होता कि अब मैं रिलैक्स हूँ, मस्त सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए ऑलवेज एक रिसर्च पीरियड टाइप का रहा है। जैसे मैं इस बार भी रिसेंटली घर गया हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ और चीज़ें सीखी कि अच्छा ये चीज़ें हो सकती हैं, ये ऐसे होती हैं। मतलब मेरा कभी कभी तो ऐसा होता था कि 7 से 8 घंटे सिर्फ उसी में जा रहा है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो यही एक फेज़ था जब उस टाइम पे डेटा एनालिस्ट के लिए भी था। तो जब मुझे स्टार्टिंग में डेटा एनालिस्ट करना था, तो न जाने मैंने कितने दिन जब मैं छुट्टियों पे था मैंने यही सर्च किया कि अच्छा ये यहाँ से हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तब जाके पता चला, सिलेबस पता चला। और सिलेबस के लिए मैं सबको बोलना भी चाहूँगा, अगर आपको जनरली सिलेबस फॉलो करना है ना, तो एक पॉडकास्ट मत देखो, 10 पॉडकास्ट देखो, क्योंकि 10 में से अगर तुम कंक्लूड करोगे तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट रोड मैप मिल सकता है। क्योंकि कोई एक शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हो, कोई एक बहुत कम बता रहा हो, लेकिन तुम अपने लिए एक एवरेज खोज सकते हो। राइट। तो सर मैंने ये चीज़ अपने लिए फॉलो की, फिर एक रोड मैप खुद से बनाया, और फिर उसमें धीरे धीरे अपना एक्सेल, एसक्यूएल को मैं पढ़ना स्टार्ट किया। और जनरली मैं क्या करता था, 9 to 5 जॉब की, घर आया, खाना खाया, फिर मैं रोज़ के 3 घंटे 2 घंटे अपनी प्रिपरेशन को देता था। और ये कितने टाइम तक आपने फॉलो किया इस बात को? सर डेफिनेटली मैंने अराउंड 6 to 7 मंथ मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की। और साथ में वो अभिषेक जो एक बच्चा था जिसने बताया कि ऑनलाइन एमसीए हो सकता है, तो मैंने एमसीए में भी एडमिशन ले लिया था। देन उसके बाद अपना रोज़ इस तरीके से प्रिपरेशन करता था। बट एट दी एंड मुझे जब लगा कि हाँ जो एक डेटा एनालिस्ट का रोड मैप होता है उतना मैं कर चुका हूँ, तब जाके मैंने अपनी जॉब को क्विट की और फिर कुछ मंथ मैंने प्रॉपरली प्रिपरेशन की। मीन्स जॉब से अप्लाई वैसे आपने पढ़ाई सब? ओके, सो सर बेसिकली ना अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एआई तो है ही है। डेफिनेटली एआई तो है ही। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने जनरली यूट्यूब को ही फॉलो किया था। बट एक चीज़ जो मैं हर किसी को कहना चाहूँगा कि यूट्यूब को ऐसे फॉलो मत करिए कि कुछ भी पढ़ लें।
यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है। कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि कम टाइम में आप सिलेबस पूरा कर पाएँ। अगर आपको कोई नॉन टेक बंदा देख रहा है इस टाइम पे, उसको डेटा एनालिस्ट में आना है, उसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे वो अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक कर सकता है? ओके सर, सो अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है मेरी तरह और उसको डेटा एनालिस्ट बनना है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। सबसे पहले कुछ पॉडकास्ट देखो, एक मत देखो, 4 देखो, 5 देखो। क्यों? क्योंकि कोई एक झूठ बोल सकता है लेकिन 4 के 4 सर नहीं बोल सकते। सही बात है। तो उनसे आपको एक पहले रोड मैप मिलेगा, और जो रोड मैप मैं कह रहा हूँ अगर इसको भी आप फॉलो करोगे मोर देन इनफ है। जो मैंने फॉलो किया था, आपको कुछ नहीं करना, एक यूट्यूब चैनल या फिर यूडेमी में सर क्या होता है, बहुत सस्ते कोर्स मिल जाते हैं। राइट। इंडिया में 400 500 में आपको हाँ जी, कोर्स मिल रहा है, right। और सर्टिफिकेशन साथ में मिल जाता है, जिससे आप अपना लिंक्डइन कनेक्शन आपने वहीं से किया है? हाँ, मैंने दोनों को सर मिक्सअप ही किया Mix up है। किया है। तो जब मुझे लगता था कि कोई चीज़ मुझे अच्छे से पढ़नी है स्क्रैच से, तो मैं क्या करता था कि मैंने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग किया यूट्यूब से, क्योंकि उसमें जो है मोस्ट ऑफ द कंटेंट हिंदी में मिल जाता था। तो हिंदी में मैंने वहाँ से अपना पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, देन मैं एक सर्टिफिकेशन कोर्स लेता था यूडेमी में। तो मैंने इस तरीके से एसक्यूएल पढ़ा, देन एक्सेल पढ़ा, देन पावर बीआई पढ़ा। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डेटा एनालिस्ट मतलब कोडिंग एक पार्ट है डेटा एनालिस्ट का, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आप इजीली 6 to 7 मंथ में क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला सर कि ये यूट्यूब का जो समंदर है इसमें भटकना नहीं है, भटक जाते हैं लोग। क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है। हाँ। आप एक्सेल ही सर्च करेंगे, कोई आएगा कि 4 घंटे में एक्सेल पढ़ लो, कोई बोलेगा मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। हर कोई सही है सर, हर कोई पढ़ा वही रहे, लेकिन हमें ये है कि हमें भी तो एक फोकस होकर करना पड़ेगा। मैं वही कहता हूँ, सॉरी गौरव, हाँ सर। हर किसी का ना रोड मैप अलग होगा। गौरव के लिए रोड मैप अलग हो सकता है डेटा एनालिस्ट का, किसी और पर्सन के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि इनके जो आर्स हैं इन्हें पता है, ये अपने आप को बेटर जानते हैं। तो इनको कोई भी अगर एडवाइस कहीं से ही मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, इंटरनेट से मिल रही है, आप ले लो, बट अपने प्लान के हिसाब से उसको सेटल करो। डेफिनेटली सर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी कैपेबिलिटी है कि मेरी मैथ स्ट्रांग है, मेरी कैपेबिलिटी है शायद मुझे समझ थोड़ा जल्दी आता है, बट हर किसी के लिए सर ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपना रोड मैप बेस्ट है कि खुद से ही बनाए। बट ये है कि हाँ, एट दी एंड स्किल्स तो वही है ना, तो आपको एक्सेल करना ही पड़ेगा, एसक्यूएल आपको करना ही पड़ेगा, पावर बीआई आपको करना ही पड़ेगा। और अगर मैथ आपकी थोड़ा वीक है तो मैथ का थोड़ा सा 10 तक का आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लाइक कैसे परसेंटेज निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और डीआई क्या होता है, सिंपल थोड़ी बहुत लगता है कुछ चीज़ें आप ऑन द जॉब भी सीख जाते हो काम Definitely, करते करते। बट जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: सिक्वल, पाइथन एंड पावर बीआई फॉर डेटा एनालिस्ट। सर एक्सेल, सीक्वल और पावर बीआई, ओके, ये 3 पाइथन चीज़ें। इज नॉट मैंडेटरी या इट्स मैंडेटरी? पाइथन बहुत मैंडेटरी है सर, लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ें पहले स्टार्टिंग में कर लेंगे okay। तो आप अपना रिज्यूमे बना के एटलीस्ट अप्लाई तो कर पाएंगे। अगर 100 कंपनीज हैं तो 100 में से 30 कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको पाइथन चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनका पाइथन में उतना बड़ा वर्कलोड है ही नहीं। भाई आजकल जैसे जितने भी रोल्स हैं, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, एआई मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स कर देता है। यस आपको लगता है आपका रोल सेफ है? सर, एक्चुअली एआई तो अभी हर जगह है। हाँ जी। और चूंकि अब मैं एक डेटा एनालिस्ट हुआ, मुझे अराउंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका हाँ है। जी। तो जितना मैंने अभी अपने करंट लाइफ पे देखा हुआ है, रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि क्लॉड को कैसे ऑटोमेट करें अपने डेटाबेसेस से, ताकि क्लॉड ही आपके लिए क्वेरी लिख के दे। हाँ जी। तो एआई तो सर अभी हर जगह है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और पाइथन आपको डेटा एनालिस्ट बना देगा, शायद बना देगा, लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है तो एआई के बिना तो सर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको डेटा एनालिस्ट में आना है किसी को भी, तो 2 चीज़ें सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि उनको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होना, आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका इन्स एंड आउट आपको पता हो कि ये बिज़नेस कैसे वर्क कर रहा है, सो दैट आपकी एक वैल्यू सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करना ना हो, आपको उससे ये भी पता चल रहा है कि बिज़नेस को हम कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और सर दूसरा ये है कि आप एआई को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ में ला रहे हैं। जैसे कि करंटली अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो इवन मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं जेनीआई टूल्स को डे टू डे में यूज़ कर रहा हूँ। और रिसेंटली जो मैंने ऑटोमेट किया उससे कहीं ना कहीं काम जो था बहुत आसान हो गया। जो क्वेरी बनाने में मुझे 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, उसको मैंने एआई को ट्रेन कर दिया तो अब वो 2 से इवन आधे घंटे से पहले भी बना सकता है। Right। बस मुझे क्या करना है, वैलिडेशन करना है, और अगर कहीं पे वो गलत बता रहा है तो उसको सही बट करना फाउंडेशन वही है, जैसे आपने हाँ मेंशन सर। किया, सिक्वल पढ़ना हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, Definitely। वो फाउंडेशन। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन लर्न एआई और अपने काम को फास्ट कर सकते हो। बट Definitely, वो sir। तो कहीं नहीं जाने वाला, वो चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आपको एआई दे तो उसको आप अच्छे से वैलिडेट कर पाओ Yes, sir। कि वो सही है गलत है। यस यस, क्योंकि आपको स्टार्ट तो अपने बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आपको, मैं क्लॉड एआई जानता हूँ, उससे तो नहीं मिलेगी। बट ये है कि हाँ, आपको एआई के साथ चलना होगा। अगर एआई से हम भागेंगे तो फिर ज़रूर एआई हमसे भी भागेगा, और एआई भागा तो सर फिर जॉब में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ सकती है। राइट भाई, एक सवाल है आपके लिए। यस सर। डेटा एनालिस्ट इन 3 months, 10 LPA इन 6 month, आप देखते हो सोशल मीडिया पे, कितना रियलिस्टिक है? सर अगर हम बोलें कि डेटा एनालिस्ट इन 3 मंथ, तो ये कहीं ना कहीं एक गिमिक ही है।
ये रोड मैप के लिए अच्छा हो सकता है या फिर कोई बूट कैम्प के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगर डेटा एनालिस्ट आपको 3 महीने में बनना है तो फिर 2-3 महीने तो सर प्रोजेक्ट बनाने में ही निकल जाते हैं, अगर आप एक अच्छे इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट बनाओ। कितना आपके हिसाब से कितना समय चाहिए हमें? अगर सर एक प्रैक्टिकल टाइम बताऊं तो आप इजीली 6 मंथ के अंदर में अपने प्रोजेक्ट के साथ रिज्यूमे रेडी हो सकते हैं ताकि आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर पाओ। बट उसके बाद आपकी स्किल और आपकी डेडिकेशन कि आप कितने अप्लाईज कर रहे हो, आपका रिज्यूमे कितना ऑप्टिमाइज्ड है, आपने प्रोजेक्ट कितने डिफरेंट बनाए, और उसे अगर आप भी यूट्यूब के कोई प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो तो सर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना HR के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपल टर्म में पूछूं, एक डेटा एनालिस्ट एक कंपनी के लिए क्या करता है और ये रोल क्यों है एक कंपनी के अंदर? ओके सर, अगर मैं अपना बताऊं, हाँ जी। क्योंकि मैं जो डेटा एनालिस्ट में डे टू डे करता हूं, सबसे पहली चीज़ तो है आपको रिपोर्टिंग। मीन्स आप जो अपने डैशबोर्ड बना रहे हो वो बिज़नेस के लिए ही बना रहे हो कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करें, या बिज़नेस में हम कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ हमारा कौन से रीजन में प्रॉफिट नहीं हो रहा, कौन से रीजन में हमें लॉस हो रहा है, क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर हम कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं या कुछ भी प्रोडक्ट आपका डैशबोर्ड में शो हो रहा है तो उससे हमें इंसाइट्स पता चलें कि क्या एक्चुअली में लूप होल्स हैं या क्या एक्चुअली में ड्रॉबैक हैं, सो दैट हम बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ। तो सर जो करंटली मेरा रोल है, अगर मैं बताऊँ तो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस के कितने वर्टिकल्स हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। और सर दूसरा हम कह सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कैसे AI को अपना ऑटोमेट कर पाओ, सो दैट काम थोड़ा एफिशिएंट हो जाए। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप बोलो कि एक डेटा एनालिस्ट सिर्फ रिपोर्टिंग तक, तो थोड़ा सा ये आप जस्टिफाई नहीं करता। तो इसीलिए एक्सेल, SQL, पावर BI के साथ अगर AI को आप ऑटोमेट कर पा रहे हो राइट। और बिजनेस इंसाइट्स निकाल पा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें AI कर देगा। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये तो सब चीज़ें AI कर देगा, बट वो फाउंडेशन नॉलेज आपको चाहिए, आपको AI, और येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन डेटा एनालिस्ट, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली बिजनेस चलता कैसे है वो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो बेसिकली आप अपना ब्रेन यूज़ करोगे, AI का ब्रेन यूज़ करोगे, और जो आपने सीखा है वो जब कंबाइन करके आप चीज़ों को समझ रहे होगे, कर रहे होगे, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। डेफिनेटली सर। और अगर मैं अपना सर कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है विद इन 1 ईयर जो मैंने अभी तक लर्निंग ली है, तो डे टू डे आपका काम तो वही रहेगा, ETL पाइपलाइंस से रिलेटेड हो, रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, पावर BI से रिलेटेड हो, या स्टेक होल्डर यानी कि कंपनी के ऑनर्स को इंसाइट्स बताना हो। राइट। बट जो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं डेटा एनालिस्ट जॉब खत्म होने की बजाय बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट कहीं ना कहीं एक हो जाएंगे। अभी के लिए क्या होता है कि बिजनेस एनालिस्ट हाँ को जी। बिजनेस की नॉलेज ज़्यादा होती है। ये सिमिलर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, यस सर, बिजनेस एनालिस्ट, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रोल बना रखे हैं। यस सर। सो कहीं ना कहीं ये दोनों रोल का एक सबमर्ज होकर एक डेटा एनालिस्ट होगा जिसको बिजनेस की नॉलेज भी हो हाँ। और साथ में अपने टेक टूल को तो यूज़ कर ही रहा हूँ। राइट। बट भाई जैसे 2026 चल रहा है, आपको लगता है डेटा एनालिस्ट अब थोड़ा ओवर क्राउडेड हो गया है? क्या एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में अभी? ओके सो सर, डेफिनेटली अगर किसी को भी अभी करियर स्विच करना है तो वो डेटा एनालिस्ट की तरफ ही जा रहे हैं, और इतने सारे एडवर्टीजमेंट एंड ऑल चीज़ें, तो डेटा एनालिस्ट वाकई बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। डेटा एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। जितना मैं अभी देखता हूँ तो सर हर दूसरे दिन ओपनिंग तो आती ही है। तो ओवर पर क्राउडेड भीड़ है काफ़ी, डेफिनेटली सर। क्योंकि अब पोजीशन लिमिटेड ही है, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे लक तो आएगा ही आएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर मान लो आप टैलेंटेड हो बट मे बी पोजीशन क्लोज हो गई, डेफिनेटली तो सर। ये चीज़ें तो रहेंगी। थोड़ा सा ये कंपटीशन मैंने देखा है कुछ टाइम में ज़्यादा बढ़ते हुए। हाँ डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है और हर कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है। इसीलिए जो मैंने पहले भी बोला था कि आपको थोड़ा बहुत यूनिकनेस होनी पड़ेगी। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वो ऐसा ना हो कि यूट्यूब से कॉपी पेस्ट हो। थोड़ा सा तो आपको आपके डेटा एनालिस्ट के रिज्यूमे में दिखाना होगा कि आप कितने मैच्योर हो, कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा सा AI को इनबिल्ड कर दिया, थोड़ा ऑटोमेशन दिखा दिया। अगर आपका प्रोजेक्ट सिर्फ डेटा एनालिस्ट तक सीमित ना हो कि उसमें थोड़ा पाइथन भी डिटेल में हो, लाइक EDA प्रोजेक्ट, Right. और उसमें आपने अगर AIML का थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने का थोड़ा सा एक ज़्यादा चांस हो जाएगा। तो इसलिए सर ओवर क्राउडेड जरूर है, लेकिन जो मेहनत करेगा, ऑनेस्टी के Right. साथ अप्लाई करेगा, तो उसका सिलेक्शन तो सर हो सकता है। ऑल आई वुड से कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप डेफिनेटली सर। अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसा नहीं रखते, जैसा आपने कहा मैं सबसे सीखता हूँ, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते भाई। आपने हर फेस को जिया, मन नहीं भी था तब भी आपने ट्राई किया, जो आपको मिला आपने वो एक्सेप्ट किया और आप आगे बढ़ते रहे। डेफिनेटली सर। और कहीं ना कहीं ऐसा ही था, मींस अवेयरनेस थी नहीं, तो चीज़ों जिसके मुंह से जो सुना, अगर उसमें लगा कि हाँ ये मेरे लिए काम आ सकता है, तो उसको घर जाके रिसर्च किया, देखा कि यार ये हो सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। और कहीं ना कहीं सर एक चीज़ ये भी था कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पहली टेक जॉब तो नहीं मिल पाई, बट जो नॉन टेक में भी था, तो वहाँ पे एक फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका था। छोटा भाई का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, बताओ यार। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सर मेरे पे थोड़ा टेंशन कम होगी, हाँ। या बोलो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम होगी, तो मैं रिस्क ले सकता था।
तो घर का अगर एक इंसान पढ़ जाए ना डेफिनेटली सर, तो आने वाला समय बेहतर हो जाता है। डेफिनेटली सर, पेरेंट्स कुछ और दे या ना दे अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा ज़रूर दे। डेफिनेटली सर। तो वही चीज़ें हुई जब भाई का एयरफोर्स में हो गया था, तो फिर मेरे लिए जॉब क्विट करना बहुत आसान हो गया था। मेरा ये था कि अगर 6 महीने भी नहीं लगेगी कोई बात नहीं, मेरा भाई तो है पीछे, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है, तो Right. पेरेंट्स के लिए वो है। लेकिन बाई गॉड ग्रेस विद इन 3 या 4 मंथ मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन विद इन 3-4 मंथ ऐसा नहीं कि केवल 3 महीने में, उससे पहले जॉब के साथ जो प्रिपरेशन थी वो एड ऑन थी। वेरी नाइस यार गौरव, Definitely, बहुत ही sir. इंस्पायरिंग। अभी हम चाहेंगे कि आप डेटा एनालिस्ट हैं, आगे डेटा इंजीनियर, डेटा Definitely, sir. साइंटिस्ट, बहुत चीज़ें फोड़े। आई रियली वांट सर। अब जैसे एआई है, एसक्यूएल क्वेरीज हो गए, डैशबोर्ड हो गए, रिपोर्ट सब आप कर लेते हो और क्लाउड में आप एक प्रॉम्प्ट करो आपको सब कुछ बना के दे देता है। हाँ सर। आपको लगता है डेटा एनालिस्ट जॉब सेफ है या फिर आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाएंगे एक्सपेक्टेशंस? क्या ये रोल रिप्लेस हो जाएगा एआई से? सर कहीं ना कहीं बताऊं तो ये डर तो ऑब्वियस की बात है, मेरे तक भी है। मुझे भी लगता है कि यार आगे क्या होगा, लेकिन जब मैंने पूरा एनालाइज किया तो मुझे सर यही पता चला कि डेटा एनालिस्ट की अगर आप बोलो कि सिर्फ एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई तक रहेगा तो शायद हाँ आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे एआई इतना स्ट्रांग तो हो गया है कि एसक्यूएल की क्वेरीज जो आपको एक दिन लगती थी वो इजीली कर दे रहा है। अगर रिपोर्टिंग के लिए आपको पावर बीआई में रिपोर्टिंग के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, इनसाइट चाहिए, तो उसके लिए फार्मूलाज वो इजीली दे दे रहा है। राइट। सेम पाइथन की कोड अगर कोई ईटीएल पाइपलाइन करना है तो एआई दे दे रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं अगर आप एआई के साथ ही हो, लेकिन आपने ये देख लिया कि जो वो कोड दे रहा है तो वो भी तो कैसे दे रहा है, कहीं ना कहीं जब उसको हमने वो डेटा दिया, हमने उसको ट्रेन किया तभी तो दे पा रहा है। तो अगर हम साथ में एआई को ऐड ऑन कर लें, अगर हम एलएलएम के प्रोजेक्ट या उनमें भी साथ में जॉब में अलाइन कर लें, इवन कंपनी में रिक्वायरमेंट ना हो, आप अगर फ्री बैठे हैं तब भी आप अपने आप को अपस्किल कर लें। यस सर, तो फिर चीज़ ऐसा थोड़ा आसान है। और शायद साथ में अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिला दें तो फिर एक जो कॉम्बो आपका बनेगा जिसमें आपको एआई भी थोड़ा आता है, बिजनेस का भी नॉलेज है और डेटा के टूल भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ पोजीशन में पहुंच सकते नहीं, कंप्लीटली एग्री। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ Yes, आपकी sir. बातों में ऐड ऑन करके। जब आप कोई भी चैट जीपीटी, क्लाउड जैसा टूल यूज़ करते हैं, इट मीन्स आप एक एआई ऑपरेटर हैं, आप एआई इंजीनियर नहीं हैं। जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे एआई आप यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप एक एआई बिल्डर हैं, जहाँ पे आप लैंग चेन, लैंड ग्राफ का यूज़ करके अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। अब जो तीसरा है वो है एआई, आप मॉडल्स बना रहे हैं, आप एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। तो देयर आर 3 कैटेगरीज: एआई ऑपरेटर, एआई बिल्डर और एआई इनोवेटर। हैं। यस सर, डेफिनेटली। सो आपको ये डिसाइड करना है मुझे कहाँ फिट होना है। खाली यूज़ करना है चैट जीपीटी, प्रॉम्प्टिंग करनी है, तो यार आप एक एआई ऑपरेटर हैं। डेफिनेटली सर। और उसके बाद तो आजकल चैट जीपीटी कोई भी यूज़ कर रहा है। हाँ जी। हाँ, तो वो चीज़ें तो है। एक रैपिड फायर रखा है भाई आपके लिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के, एंड बहुत हम्बल हैं यार आप। आपसे बात thank करके you so बहुत much, अच्छा sir. लगा, सीरियसली बहुत अच्छी वाइब आ रही है आपसे बात करके। चलिए, एक रैपिड फायर आपको एक पिक Okay, करना है। आपको कोई एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट आपको एक पिक करना ओके, डेफिनेटली। है। गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब? सर गवर्नमेंट जॉब, अगर कॉर्पोरेट जॉब की बात करें तो अभी के लिए कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन हाँ अगर यूपीएससी होता तो गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली। एक्सेल और सिक्वल? सर एसक्यूएल फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए एसक्यूएल बहुत ज़्यादा काम करता सिक्वल और पाइथन? है। अगेन सर पाइथन इसीलिए क्योंकि सीक्वल को तो मैं पाइथन में भी यूज़ कर सकता हूँ लाइब्रेरी इंस्टॉल करके। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर? डेफिनेटली डेटा इंजीनियर, क्योंकि मेरा पाथ भी आगे जाके डेटा इंजीनियर ही रहेगा। डिग्री और स्किल्स? डेफिनेटली स्किल्स, क्योंकि स्किल्स नहीं है तो सर डिग्री क्या ही काम आ सकती है। हाई सैलरी और फास्टर लर्निंग? टू मी सर फ्रेंकली लर्निंग पहले, क्योंकि अगर आपको लर्निंग आती है, आपको अच्छे टूल्स आते हैं, तो सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी सर। कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और लक? एवरीथिंग सर, आई थिंक। एवरीथिंग। वन बिगेस्ट मिस्टेक करियर स्विचर मेक? सर बिगेस्ट मिस्टेक इज़ रिसर्च ना करना। आपने सुना और आप उस चीज़ को करने लग गए। उस चीज़ की R&D करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले। बहुत अच्छा यार। एक सवाल मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो लोग 3 साल 4 साल गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते रहते हैं, 22 के हैं, 28 के हो गए हैं, लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, फिर एक एज ऐसी आ जाती है कि फिर वो डिसाइड नहीं कर पाते मुझे कहाँ जाना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपने ज़्यादा समय नहीं दिया, आप निकल लिए फिर, यस सर। है ना? ये जो आपने थॉट माइंड में आया कि नहीं यार, तो एक कितना एक इंसान को समय देना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ इंडिया में लोग भाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से 3 साल 4 साल 8 साल 9 साल तक लगे रहते हैं। सर अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें ना, तो ये हमारी नॉर्थ इंडिया की एक्चुअली मेंटलिटी बन चुकी है। उसका मैं भी हिस्सेदार हूँ और हर कोई हिस्सेदार है कि सरकारी नौकरी होगी तो सेफ्टी होगी
और इजीली मतलब आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो भी ये यंग जनरेशन है, लाइक मी, मैं भी अभी यंग ही हूँ, तो मैं उनको बस ये गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और चीज़ के लिए भी है, तो प्लीज़, क्योंकि सर मैंने इतना देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो 8 से 10 घंटे मिनिमम देते हैं, तो 2 घंटे अपने लिए निकाल लो ना। 2 घंटे अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो शायद डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो अगर आप 2 घंटे निकाल के अपना साइड से एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन इसको करने लग जाओगे, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक बैकअप पूरा रेडी होगा। प्लान बी। यस सर, सो डेफिनेटली आप टाइम निकाल के ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अच्छा भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप उत्तराखंड के एक रिमोट विलेज से आते हैं, हालांकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आपने कुछ इम्प्रूव किया, अपने आप पे काम किया, मेहनत करी। शायद कोई आपको उत्तराखंड में बैठ के देख रहा हो या किसी भी रिमोट विलेज से देख रहा हो, आपकी क्या एडवाइस रहेगी अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपने सीखा कि लाइफ लास्ट में जाके कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट गौरव के हिसाब से क्या एडवाइस है कि उन लोगों को जो अभी गौरव को देख रहे हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी सिचुएशन किसी वजह से अभी ठीक नहीं है, जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं? मैंने एक लाइन वैसी लिखी हुई है, जो सोचो ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, पर जो चाहो उसका मिलना ज़रूरी है। अरे वाह। मीन्स वही है कि ज़रूरी नहीं कि अभी जो आप सोच रहे हो वो हो ही जाएगा। रिमोट लोकेशन हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड हो, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है और हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है। हर कोई चाहता है सर कि मैं लाइफ में अच्छा करूं, आगे को ग्रो करूं। कोई भी ये नहीं चाहता, ना ही किसी के पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं आप पूरी मेहनत से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं उसमें एक ऑनेस्टी रखिए सर, क्योंकि आपके एथिकल वैल्यूज़, आपकी ऑनेस्टी आपके काम आएगी। क्योंकि अगर आप खुद के लिए भी पढ़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट से ज़्यादा अपने लिए पढ़िए, क्योंकि जब आप अपने लिए पढ़ेंगे तभी वो स्किल्स मैटर करती हैं। तो यही है सर कि कोई भी चीज़ हो आप चीज़ों से सीखिए। मैंने भी यही किया। मैंने किसी के मुंह से कुछ भी सुना और मुझे लगा कि यार इसमें मेरे लिए कुछ है, तो मैंने उसको गैदर किया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। ऐसी मैंने जेईई मेंस की तैयारी की, ऐसी मैं डेटा एनालिस्ट बन पाया, ऐसी मैंने अपना मास्टर्स किया। तो इन सब के पीछे लर्निंग सोसाइटी से ही मिली। तो सोसाइटी अगेंस्ट भी हो सकती है, लेकिन आप सोसाइटी से अपने लिए इनपुट भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी आपको जो भी चीज़ें सीखने को मिलें, उसको एक कान से सुने तो दूसरे कान से निकालने से पहले ज़रूर ये देख लें कि उसमें आपके लिए क्या छुपा हुआ है। बस यही मैं बोलने वाला था, जैसा देखोगे वैसा ही दिखेगा। डेफिनेटली जैसा सोचोगे वैसे ही आपके उसके अराउंड ही थॉट्स आएंगे। कोई भी इंसान अगर आपको कुछ गलत बोल रहा है, आप ये देखो कि मैं उससे क्या अच्छा ढूंढ सकता हूँ, अपने आप पे काम कर सकता हूँ। डेफिनेटली सर। उसको दिल से नहीं लगाना है। ये नहीं कि उस बात को आप दिमाग में लेके बैठे हुए हो, कुछ नहीं होता। और भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस कितना भी पैसा कमा लो, किसी भी रोल में चले जाओ, किसी भी पोजीशन में चले जाओ, लास्ट में ये मैटर करता है कि वो इंसान कैसा था। डेफिनेटली तो सर। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी जैसे इन्होंने मेंशन किया वो बहुत ज़रूरी है। अपनी बातों में भी कोई तुम्हारे साथ कैसा भी कर रहा है, ठीक है, तुम ठीक करो, नहीं किसी के में ज़्यादा घुस सकते, अपने में रहो, अपने आप पे काम करते रहो, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। Thank you so much, और मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ आपसे। अरे सर। उत्तराखंड से आपने कहानी शुरू हुई, वहाँ से फिर वो जो हाइज एंड लोज, अपनी लाइफ को बेटर किया। यही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं गाइस, जो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे गेस्ट लेके आ सकें जो आपको इंस्पायर कर सकें। और बट सीरियसली यार मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू सो मच यार, ये तो आपका प्यार है जो हमें अच्छा लगता है कि ठीक है हम कुछ एक वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। सर प्यार डेफिनेटली है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है जो शायद आज से 2-3 साल पहले मैंने बनाया। मैंने यूनिवर्स में मैसेज भेजा कि यार एक दिन शायद मैं भी जा पाऊँगा, और आपने फाइनली मुझे बुलाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। आपकी मेहनत है यार, आपने जो किया है अभी कर रहे हैं, आगे आप बहुत आगे जाएं। हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत सारी विशेष आपको। थैंक यू सो बाकी मच। गौरव के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इनका इंस्टाग्राम का भी और लिंक्डइन का भी, Definitely, आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो इस पॉडकास्ट में इतना ही जी। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल पॉडकास्ट को लाइक करना है, लाइक एम इस 5000 कर देना है इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। कमेंट जरूर करना है कि आपको गौरव की जर्नी से क्या सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर ही करना है। बहुत अच्छा लगा यार। अगेन थैंक यू सो मच एंड गाइस, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।